नमस्कार। आज हम लोग व्यक्तित्व के निर्धारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं भाई व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन से हैं। इसके पहले हम व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं। एक तरीके से व्यक्तित्व क्या है भाई, हमारा आचरण है, हमारा स्वभाव है, हमारा व्यवहार है, जो वही उसका व्यक्तित्व है। पहले तो दिखावा ही व्यक्तित्व कहा जाता था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो व्यवहार की समग्र रूप को ही व्यक्तित्व कहा गया, व्यवहार के गुणों के समग्र रूप को ही व्यक्तित्व कहा गया। तो उसको कौन कौन सी जो तत्व होते हैं प्रभावित करते हैं, एक तरीके से कारक भी कह लें, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। एक जैविक कारक होता है जिसको बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स कहते हैं। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है या डिटर्मिनेंट्स होता है जो पर्यावरणीय कारक होता है। अब आप देखेंगे कि भाई व्यक्तित्व हमारा जो है किस कारक से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अब देखेंगे कि जो जैविक कारक होता है, जैविक कारक का मतलब जो बायोलॉजिकल, अब जैविक कारक में मुख्य रूप से आपके आनुवांशिकता, जिसको वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी इंग्लिश में, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, शारीरिक गठन यानी फिजियोलॉजिकल जो एक तरीके से बनावट हो जाती है, तो वह चीज़ें मुख्य रूप से ये हमारे व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक में आते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पर्यावरणीय जो निर्धारक होते हैं, जो इन्वायरमेंट द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे वो प्राकृतिक निर्धारक, सामाजिक निर्धारक, सांस्कृतिक निर्धारक, भौतिक निर्धारक और मीडिया भी इस तरीके से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को, हमारे गुणों को ये प्रभावित करते हैं। और देखेंगे आपकी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने का तात्पर्य आप थोड़ा सा ये समझ लें कि अलग अलग लोगों का व्यवहार, गुण, आचरण अलग अलग होता है। और वो क्यों होता है, कुछ ऐसे, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम हो चाहे एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से भी कुछ लोग ज़्यादा क्रोधित स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग खुश मिजाज होते हैं, है ना। तो कुछ लोग ज़्यादा जो है गाली गलौज वाले होते हैं, तो कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, ये तो उसके प्रकार में भी बता दिया गया था। लेकिन यहाँ किस किस कारण से व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता है, तो आप देखेंगे जो आनुवंशिकता होती है, वैसे आनुवंशिकता के जनक ग्रेजर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई आनुवंशिकता क्या थी। जो आनुवंशिकतावादी थे, जो हेरिडिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालता है, हेरिडिटी करती है, आनुवंशिकता करती है। लेकिन वहीं इन्वायरमेंटलवादी जो होते हैं, पर्यावरणविद जो होते हैं, उन्होंने कहा नहीं, पर्यावरण से व्यक्तित्व ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन लास्ट में अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो निचोड़ यही होता है कि व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है आनुवंशिकता से होता है, हेरिडिटी से होता है, वंशानुक्रम से होता है। यह आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा कि व्यक्तित्व किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, अगर वहाँ पूछेगा आनुवंशिकता या पर्यावरण से, तो या प्राकृतिक या सामाजिक, तो सब आप लगाएंगे आनुवंशिकता से। अब आनुवंशिकता में देखिए, आनुवंशिकता शब्द इसी ही स्पष्ट है कि जो गुण माता पिता के द्वारा संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते, वही गुण आनुवंशिकता होते हैं। अधिकतर आप देखेंगे जिनके माता पिता अधिक चालाक होते हैं, अधिक कुशाग्र होते हैं, वो उनके बच्चे भी अधिक चालाक होंगे, कुशाग्र होंगे, बात करने की शैली है। कुछ अपवाद के रूप में ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकतर मेजॉरिटी की बात होती है कि जिनके माता पिता अच्छे होते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार मिलता है, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी व्यवस्था मिलती है। तो इस तरीके से आनुवंशिकता का प्रभाव जो है व्यक्तित्व के व्यवहार पे पड़ता है, व्यक्ति के व्यवहार पे पड़ता है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। तो इस तरीके से दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड मुख्य रूप से कई प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, एक हाइपोथैलेमस होता है, एक पिनियल बॉडी होती है, एक थायराइड होती है, एक पैराथायराइड होती है, एक थाइमस ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है, गोनेड ग्लैंड होती है। अब देखिए कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यह ग्रंथि जो होती है सभी ग्रंथियों की हेड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन इनका श्रावण जो है नली के द्वारा नहीं होता, ये डायरेक्ट ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और इनसे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं
प्रभावित होती हैं, यानी जब मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रभावित होंगी तो शरीर का व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जैसे आप देखें इससे कौन कौन से हार्मोन्स, यानी ये तो सभी ग्रंथियों पे इसका कंट्रोल होता है, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन केवल एक ग्रंथि, क्वेश्चन आता है कि केवल एक ग्रंथि पे इसका कंट्रोल नहीं होता, जो पैराथायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि के बगल में एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उस पर इसका कंट्रोल नहीं होता है। पैराथायराइड ग्रंथि पे पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। अब इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं जिससे हमारे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारा व्यक्तित्व जो है अलग अलग दिखाई देता है। आप देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड निकलता तो थायराइड से है, लेकिन थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसका कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। अगर ज़्यादा हार्मोन्स निकल गया तो आदमी के पास बीपी बढ़ जाएगा, उसकी वृद्धि विकास तेज हो जाएगी, है ना, उसे क्रिटिसिज्म जैसी समस्याएं नहीं होगी। इस तरीके से अगर ये जो थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर का स्राव कम हो गया तो तमाम दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरा जो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स जो है ये भी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है कि इससे जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स के से जो हार्मोन्स निकलता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स के स्रावण से बच्चा अधिक लंबा हो जाता है, लंबे लंबे हो जाते हैं, एकदम खली जैसे हो जाएंगे, हैं 7-7 फुट के 8-8 फुट के हो जाएंगे। अगर इसका सिक्रेशन कम हुआ तो बच्चे बौने हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। भाई रहन सहन, है ना, तो वहाँ पे भी लंबे हो गए तो लंबू, छोटे हो गए तो नटवा ऐसे करके कहेंगे तो आदमी भाई ज़्यादा बड़ा भी हो गया तब भी समाज में उसकी अलग पहचान हो गई, छोटा हो गया तभी पहचान हो गई। तो इस तरीके से उसका व्यक्तित्व एक लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये तो इसे दूध की ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, जो दूध का स्रावण होता है। ऑक्सीटोसिन ये भी जो है उसी तरीके से जनन जब होता है तो वहाँ भी इसका स्रावण होता है, या दुधारू पशुओं में दूध निकालने के लिए इस हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और डिलीवरी जब होती है औरतों को तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उनकी जो ये एक तरीके से रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से उनके जो वो बीच की वेजाइना जो होता है वो पूरा फैल जाता है और बच्चा आराम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से अब वैसोप्रेसिन हार्मोन्स यहाँ थोड़ा सा जान लें आप। वैसोप्रेसिन हार्मोन से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका कंट्रोल होता है। इसकी वजह से जो है हमारे पेशाब का रंग जो है पीला होगा और गाढ़ा होगा। अगर इस कम श्रवण होगा तो पेशाब का रंग सफ़ेद होगा और जो है पतला होगा। दूसरा हाइपोथैलेमस भी अब देखिए यहाँ ब्रेन में पाई जाती है, छोटी होती है और मटर के दाने के समान होती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से बोलते हैं। दूसरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है यह भी दिमाग में पाई जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में भूख, प्यास, नींद ये को भी ये कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से यहाँ भी तो उसी हिसाब से अगर ज़्यादा नींद लग रही है तब भी आदमी व्यक्ति तो कहेंगे वो सोने वाला आदमी है। ज़्यादा भूख लगी रही तो कहें तो भूखड़ आदमी है। प्यास लग रही तो कहें बार बार पानी पी रहा, तो वहाँ भी उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पीनियल बॉडी में क्या होता है? क्रेटिनिन जो सीरोटोनिन हार्मोन्स निकलता है और इसी की वजह से बच्चों को नींद लगती है। बचपन में ज़्यादा बच्चे सोते हैं, यहाँ पे यह हार्मोन्स निकलता है जिसकी वजह से जो है ये पीनियल बॉडी से यह भी दिमाग में ही पाई जाती है। तो बच्चों को अच्छा ज़्यादा जब उम्र बढ़ती जाती है तो यह जैसे बूढ़े वगैरह उनको नींद कम लगती है, तो यही जो है सीरोटोनिन हार्मोन्स का स्रावण कम हो जाता है तो वहाँ पर नींद कम लगती है। दूसरा थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। एक ग्वाइटर नामक बीमारी होती है जिसमें घेंका रोग हो जाता है, तो इसके हार्मोन्स अगर कम होगा तो इस तरीके से वो बीमारी हो जाएगी। बीपी को भी कंट्रोल करती, ब्लड प्रेशर को, क्रिटिसिज्म में आदमी यानी बच्चे का विकास कम होगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स के बगल में होते हुए है वो थायराइड जो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है, उसी की वजह से लंबा आदमी हो जाएगा और कम श्रवण होगा तो बौना होगा। या अगर देख लेंगे थाइमस जो हमारे यहाँ पाई जाती है सीने में, उसकी वजह से बच्चों में प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस तरीके से देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी होती है उसके बगल में, इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, वृक्क के बगल में निकल होती है। इसकी वजह से इस हार्मोन्स को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स में लड़ो और उड़ो की ग्रंथि भी कहते हैं।
इसकी वजह से आदमी हादसा अगर हो रहा है या डर लग रही है तो इसका श्रवण अगर हो गया तो आदमी डर नहीं लगेगी। क्रोध लग रहा है तो इसकी वजह से भी इसकी श्रवण की वजह से क्रोध, डर, हादसा में यह कंट्रोल करती है। तो अगला है गोनेड ग्लैंड। गोनेड ग्लैंड का मतलब जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं, जनन ग्रंथियों से अब देखेंगे मेल में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन से निकलता है। अब देखेंगे जब किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद की अवस्था आती है तो उसमें क्या भाई नर है तो उसके अंदर जो हार्मोन सिक्रीशन होगा तो उसके बाद वह फीमेल के से संपर्क में जाना चाहेगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहेगा और फिर बच्चे जो भी शादी ब्याह होते हैं तो बच्चे की उत्पत्ति होगी, बच्चे पैदा होंगे ही। तो अब देखेंगे एक चीज़ और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो महिलाओं में जो ओवरी होती है, जो एक तरीके से अंडाशय होता है वो अंदर होता है, लेकिन मेल में जो पुरुष में जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है वो बाहर होता है। जो दो एक तरीके से कह लें कि जो वो बाहर क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में नापेंगे तो अगर उसको आप फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर इस टेम्परेचर पे आप सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी औरत से कोई पुरुष बना रहा है तो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जो कम होता है। इसी वजह से देखें कि ठंडी के दिनों में अगर रिलेशनशिप नर और मादा यानी मेल फीमेल के ज़्यादा होते हैं तो बच्चा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी गर्भधारण क्षमता होने की ज़्यादा होती है। आप देखेंगे जो पशुओं का सीमन लेकर के जो आप देखेंगे पशु डॉक्टर वगैरह होते हैं तो सीमन को किसी ऊब में रख करके और कम टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है। इसी वजह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसके जो स्पर्म होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ तो चूँकि इसका टॉपिक नहीं था लेकिन बात आती है तो बताते बताते बहुत सारी चीज़ें भी नॉलेज में आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी सेक्सुअल के लिए होता है, फिर महिलाओं में होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्या करता है भाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है एक तरीके से वो बच्चे की रक्षा करता है, उसमें निकल करके जो है बच्चा जो जब तक 9 महीने माँ के पेट में। और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, वो हार्मोन्स जब बच्चा पैदा होता है तो वो रिलैक्सिन हार्मोन जब निकलता है तो पूरा वेजाइना को फैला देता है, फैलाने के बाद बच्चे आराम से पैदा हो जाते हैं रिलैक्सिन। और यही वजह होती है कि बच्चा जब पैदा होने वाली स्थिति डॉक्टर को लोग दिखाते हैं, यानी शुरू से ही अब 1 महीना 2 महीना हुआ डॉक्टर के यहाँ इलाज करना शुरू हो गया तो थोड़ी सी भी दर्द हो गई तो इस दर्द का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं या टैबलेट वगैरह देना शुरू कर देते हैं। अब वो रिलैक्सिन ही टैबलेट होता है जो दर्द को तो कंट्रोल करता है। अब बाद में जब उसको ये इस हार्मोन्स का श्रवण जब गर्भ के समय मतलब बच्चे के पैदा होने के समय ये रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो है श्रवण होगा ही नहीं तो पता चलता है कि ऑपरेशन करते हैं, सीजर कर देते हैं, तुरंत ऑपरेशन करते हैं, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। वही रिलैक्सिन हार्मोन्स नहीं होगा तो वहाँ का जो स्पेस होगा चौड़ा नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तो होगा माँ को खतरा भी ऑपरेशन करिए, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन कर देता है। इस वजह से जब तक माँ को गर्भ धारण हुआ है तब तक कम से कम जो दवा का सेवन करना चाहिए, दर्द और निवारक दवाओं का सेवन कम करना चाहिए। फिर आगे हम देख लेते हैं पर्यावरण निर्धारक जो प्राकृतिक निर्धारण हैं। जब प्राकृतिक निर्धारण में आप देख लें कि भाई हमारा व्यक्तित्व है, हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है, यह भी इससे निर्धारित होता है। कैसे आप देखेंगे भौगोलिक और जलवायु परिवर्तन, जहाँ जहाँ के ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के देख लेंगे लोग गोरे गोरे होते हैं, मजबूत भी होता है उनका शरीर, उनका खान पान में अधिकतर आप देखेंगे जब ठंडे प्रदेशों के लोगों में खान पान वाइन शराब वगैरह या मीट मछली का ज़्यादा प्रयोग करेंगे नहीं तो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ ठंडक ज़्यादा होती है। और इस तरीके से वहाँ के लोगों का रहन सहन और गर्म प्रदेशों के लोगों का रहन सहन में अंतर होता है। गर्म प्रदेशों के लोगों का रहन सहन में भाई ज़्यादा लोग शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, गर्म चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं और एक तरीके से वो उनके कलर वगैरह भी जो है काले होते हैं और ठंडे प्रदेशों के लोगों का कलर वगैरह गोरा होता है। तो उस तरीके का भी व्यक्तित्व पता चल जाता है कि भाई उनका व्यवहार कैसा है। उनके ठंडे प्रदेशों के लोग पूजा पाठ वगैरह या इस तरीके से मतलब उनकी कल्चर एक तरीके से वही उनके व्यक्तित्व को बनाता है, वही उनके रहन सहन को बनाता है, वही उनके रीति रिवाज को बनाता है, वही उनकी परंपरा को बनाता है, वही उनके जो है पूरी व्यवस्था को बनाता है, वही उसका व्यक्तित्व का निर्धारण प्राकृतिक निर्धारण में भौगोलिक वातावरण जलवायु ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अगला है सामाजिक निर्धारण। सामाजिक निर्धारण जो हमारा समाज है, अब समाज में जैसे बच्चा पैदा हुआ पहले माता पिता से संपर्क में, फिर
परिवार के संपर्क में, पास पड़ोस के संपर्क में, फिर उसके बाद विद्यालय जाता है, विद्यालय से फिर समाज में जाता है। तो यह भी उसको, इसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे तो बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा होगा। माता पिता अनपढ़ हैं तो उतना संस्कार अच्छा नहीं दे पाएंगे, या इस तरीके से कुछ देते भी हैं, क्योंकि एक तरीके से होता है ना साक्षरता और शिक्षा, शिक्षित तो कुछ लोग शिक्षित होकर के भी उतना संस्कार नहीं दे पाते, लेकिन कुछ लोग केवल थोड़ा सा भी जानकार हैं फिर भी वो अच्छा परिवेश देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कुछ अपवाद के रूप में होता है। लेकिन देखा जाए तो जो माता पिता हैं, घर है, परिवार है, भाई बहन है, माता जो पास पड़ोस है, ये सारी चीज़ें भी जो है सामाजिक निर्धारण में होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जैसा होगा समाज अगर अच्छा है, पास पड़ोस अच्छा है, तो बच्चा भी अच्छे संस्कार का होगा। अगर पास पड़ोस झगड़ालू है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, अश्लीलता वाली बातें कर रहा है, तो बच्चा भी उसी माहौल में ढल जाएगा। घर परिवार में अच्छा माहौल है तो बच्चा भी अच्छे माहौल का होगा, बातचीत अच्छी करेगा, हैं। तो इस तरीके से धार्मिक संस्थान वगैरह भी जाएगा तो वहाँ नैतिकता की बातें होंगी। ऐसा नहीं कुछ धार्मिक संस्थानों में एकदम कट्टरता की बातें हो जाएगी, नहीं मेरा धर्म ही महान है, मैं ही महान हूँ, बाकी धर्म सब में मुझसे नीच है, खराब है। तो वहाँ भी अगर वो कट्टरता की बात आ जाए तो वहाँ आतंकवादी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो वो व्यक्तित्व की ही बात हो रही है यहाँ पे कि भाई समाज में रह करके समाज के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो माता पिता, घर परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, धार्मिक संस्थान, ये सारी चीज़ें जो व्यक्तित्व के प्रभावित करती हैं। अगला है सांस्कृतिक निर्धारण। सांस्कृतिक निर्धारण में जो अभी हमारे जो संस्कार हैं, हमारे आचरण हैं, हमारे रहन सहन है, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं हैं, माता पिता का सुबह उठ करके पैर छूना, बड़ों का आदर करना, गुड मॉर्निंग कहना, अपने गुरुओं का आदर करना, नॉर्मली किसी से बात करना, किसी को गाली नहीं देना, ये अच्छे जो वही अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। वही कहने भाई देखिए कि उनका लड़का बहुत अच्छा है, कितने नॉर्मली से बात करता है, लगता है कि हाँ कोई लड़का है, किसी से एकदम अच्छे से मैं पढ़ लिख रहा है, भाई लग रहा है कि भाई बच्चा आगे जाएगा, पढ़ने में भी ठीक है, व्यवहार भी उसका अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसको वो सांस्कृतिक निर्धारण में उसको का प्रभाव उसमें पड़ता है। तो बच्चे का जो उसकी कल्चर है, चाहे वो माँ बाप से मिले, चाहे समाज से मिले, चाहे विद्यालय से मिले, चाहे जहाँ से भी ले, तो इस तरीके से उसका संस्कार को सांस्कृतिक निर्धारक कहेंगे। भौतिक निर्धारक में भी कुछ आता है, जो जैसे कि भौतिक निर्धारण में सुख सुविधाएँ वगैरह होती हैं, अमीरी गरीबी जो होती है, जैसे भाई अच्छा गरीब परिवार है तो वहाँ गरीब लोगों का आना जाना रहे, रिश्तेदार वगैरह भी उसी टाइप के होंगे, लोग खाने पीने वाले होंगे इस तरीके के, जैसे शराब मीट इस तरीके के अपने प्रवृत्ति वाले होंगे, तो वहाँ का भी वातावरण उस टाइप का होगा, गाली गलौज पी पा करके झगड़ा झंडा करने वाले, तो इस तरीके का भी वहाँ पर्यावरण होगा, वातावरण होगा। तो इस तरीके से भी वहाँ के लोग अच्छा, थोड़ा सा अमीर परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, शिक्षित परिवार है, तो अच्छे लोगों का आना जाना रहेगा, तो बच्चा भी अच्छी अच्छी बातें सुनेगा, तो उसका भी व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसका भी व्यवहार अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके से भी जो एक तरीके से भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, भाई कूलर फ्रिज जो भी एक वो सुख सुविधा ले रहा है, तो उस तरीके का वातावरण है तो उसके बारे में वो सोचेगा भी, जो परिवेश में रह रहा है उसके लिए अच्छी बात सोचेगा कि नहीं ये हमारे लिए उपयोगी है, ये फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है भौतिक से संबंधित है। अगला है मीडिया। मीडिया में देखेंगे आप, भाई मीडिया भी बहुत अधिकतर जिम्मेदार होता है। अभी कुछ लोगों की पब्लिसिटी वगैरह होती है नहीं, बार बार पेपर वगैरह में निकल गया कि इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इन्होंने ऐसा काम किया है, तो पता चलेगा 10 लोगों में नाम हो गया, 10 लोगों का फ़ोन आ गया, पता चला कि, तो ये होता है कि नहीं कि देखिए ये भी उसको व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हम सभी लोगों की यही इच्छा होती है कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा समाज में हमारा नाम हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो एक तरीके से गृहस्थ जीवन वाला है, चाहे वो सन्यासी जीवन वाला, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक बूढ़ा हो, सभी लोगों की ये इच्छा होती है कि हमारे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बने, हमारा नाम हो। तो इस तरीके से इसके लिए मीडिया, सिनेमा, टेलीविज़न और बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल आ गई संचार में, या इंटरनेट वगैरह के माध्यम से भी जो है वो फेमस होता है। आजकल व्हाट्सअप वगैरह का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को तुरंत डाल देते हैं ताकि 10 लोग देखें, ताकि उनकी चर्चाएं हों। तो ये भी एक तरीके से उनके व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ आप देख लें कि व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन से हैं, ये से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप इसको देख लेंगे और लाइक करके सब्सक्राइब करके करें। धन्यवाद।